हाँ जी। अब आए इसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक इंडिकेटिव वैल्यूएशन निकाल लेते हैं और फिर जो मसले मसाइल हैं वो बता देंगे। इन्होंने हमें यहाँ पे क्या क्या करने के लिए कहा है। इवैल्यूएट द इश्यूज इन वैल्यूइंग एंड रिकमेंड इंडिकेटिव वैल्यूएशन। पहले इंडिकेटिव वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, फिर इश्यूज बता देते हैं। सर, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये हमारे पास कैलकुलेशन बनती है। सर, अब वो कैसे बनेगी? देखिए, हमारे पास आर एफ दिया हुआ है 5%। ठीक है, 5% के बाद मार्केट रेट है 14.5238। इसको हम 14.52 पे राउंड कर सकते हैं, 14.5238। ठीक है, और बीटा है हमारे पास 2.1, 5% प्लस 14.5238% माइनस 5% मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सर, 5% प्लस 14.538% माइनस 5% मल्टीप्लाई बाय 2.1, ये बन जाता है सर 25.03%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया। अब पीवी ऑफ रेवेन्यू कैश फ्लोज। ठीक है, इन्होंने हमें पहले साल का नंबर दे दिया है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले होते थे, हम इस्तेमाल करते थे कैश फ्लोज के लिए, आपको याद होगा। एक होता था डी नॉट इंटू 1+G अपॉन के ई माइनस जी, और दूसरा होता था D1 अपॉन के ई माइनस जी। सर, ये ऑलरेडी जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं वो फर्स्ट ईयर के दिए हुए हैं, आज के नहीं है ये नंबर्स, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है ना, दोनों फर्स्ट ईयर के नंबर्स इन्होंने हमें निकाल के दे दिए हैं। आज के नंबर्स होते तो हम उसमें ग्रोथ डालते। ये आज के अभी के नंबर्स नहीं है, एक साल बाद के नंबर्स है। ठीक है, तो हमें इन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई रेवेन्यू आएगा आपका 5,000, 20% पे ग्रो होगा। ठीक है, सो 5,000 डिवाइडेड बाय के ई बनता है 25.03%, माइनस ग्रोथ इज 20%। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। 5,000 डिवाइडेड बाय दिस माइनस 20%। ठीक है, तकरीबन 20,000 मिलियन यहाँ पे हमारी पीवी ऑफ रेवेन्यू बन रही है। 19,976, क्लोज टू यू कैन से 20,000 मिलियन के आसपास हमारा यहाँ पे ये नंबर बन रहा है। सही है, 20,000 मिलियन के आसपास। अच्छा जी, 5,000 मिलियन हो गया। उसके बाद हमारे पास अगली है 4,000 मिलियन के आसपास पीवी ऑफ रेवेन्यू। अब हम निकाल लेते हैं पीवी ऑफ कॉस्ट। सर, अगर हम कॉस्ट कैश पे उसकी बात करें तो वो है 4,000 डिवाइडेड बाय 25.03% माइनस 15%। ठीक है, ये हमने 5,000 के ऊपर निकाल लिया। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये 4,000 के ऊपर निकालना है। 4,000 डिवाइडेड बाय दिस। सर फॉर्मूले में थोड़ा सा एरर है, देखने। क्या हुआ? क्या एरर आ सर रहा है? फॉर्मूले में ब्रैकेट लगाना था सर, परसेंटेज माइनस ओ करने के लिए हो, पी। सही 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 कह रहे हैं। O11 से पहले सर। बोर्ड मास का रूल 99,408 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे करें तो ये 4,000 का नंबर। ठीक है, और इसी तरीके से दिस विल बी दिस सेल माइनस 20%। 80,000 का नंबर तकरीबन ये बनता है, लाख का नंबर तकरीबन ये बनता है। इंडिकेटिव वैल्यूएशन हमारी यहाँ पर, अगर आप 15% सर, 15%।
20% ले लिया आपने फॉर्मूले में सेल में। 15% हो गया, 40,000 आ रहा है, सही है। 39,881। सर अगर आप नेट कर लें दोनों को तो नेट बेसिस के ऊपर आपको नजर आएगा ये बनता है 99,408, ठीक है, माइनस 39,881, ठीक है। कुल मिला के अगर हम नेट निकालें इसका तो ये बन जाता है हमारे पास 59,526, क्लोज टू 60,000 मिलियन। क्लोज टू 60,000 मिलियन, करीब करीब 60,000 मिलियन के आसपास आपकी यहाँ पर एक वैल्यूएशन जो है वो बनती है। ठीक है, नेट वैल्यूएशन 60,000 के आसपास यहाँ पे जो है वो आपकी बन जाती है। एक मेथड तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। ये मेथड बड़ा आसान है, हमें नजर आ रहा है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके ये काम बन रहा है। दूसरी इन्होंने यहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन दी थी। सर दूसरी इन्होंने यहाँ पे हमें इंडिकेशन दी है 48 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मेथड। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, सही है। सर अगर मैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करूं तो वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अप्लाई होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी मेरी यहाँ पर निकल के आ रही है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये निकल के आ रहा है सर 5,000 माइनस 4,000 इज इक्वल्स टू 1,000, ठीक है। मेरा जो पी मल्टीपल है, दैट पी मल्टीपल इज 48, तो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पी मल्टीपल हो गई तकरीबन 48,000, ठीक है, 48,000। सो मेरी जो इंडिकेटिव वैल्यूएशन बनती है बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटिव वैल्यूएशन बनती है, वो बनती है बिटवीन 48,000 टू 60,000 मिलियन, ठीक है। 48,000 से 60,000 के बीच में हमारी ये वैल्यूएशन बन जाती है। सर पीवी ऑफ रेवेन्यू में 5,000 ग्रोथ नहीं लेंगे, तो ले तो लिए हमने ये जी। यहाँ पे आपका 99,000 का नंबर आ रहा है, ये वाला, ये वाला, इसके अंदर ग्रोथ ली हुई है ना 20। हाँ देखो, तुम ये पूछ रहे हो पहले साल में ग्रोथ लेंगे या नहीं, वो देखो मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई दो फॉर्मूला हुआ करते थे। जब आपके पास लेटेस्ट डिविडेंड होता था आप डी नॉट लेते थे, लेकिन जब एक साल बाद का डिविडेंड दिया होता था तो डी वन लिया करते थे। डी नॉट के हिसाब से आज का नंबर लेना है, लेकिन ये आज का नंबर नहीं है, ये एक साल बाद का नंबर है, फर्स्ट ईयर सेल्स है, फर्स्ट ईयर सेल्स का नंबर है। फर्स्ट ईयर सेल्स की वजह से जो मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक साल बाद की मुझे वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज अपने पास, ठीक है। तो मेरी इंडिकेटिव वैल्यूएशन बनती है सर कितनी, मेरी इंडिकेटिव वैल्यूएशन यहाँ बन जाती है 48 से 60,000 के बीच में। सर आपने एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्यों नहीं की, इन्होंने तो हमें बैलेंस शीट भी दी हुई है। देखो ये कंपनी रिसर्च पे काम कर रही थी, रिसर्च वाली कंपनी के केस में तुम एसेट बेस पे नहीं निकालते, क्योंकि उसकी इंटेंजिबल की वैल्यू या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बेनिफिट का बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे कोई कहे एसेट बेस्ड वैल्यूएशन आपने क्यों नहीं यूज की, तो हम कहेंगे भाई एसेट बेस्ड वैल्यूएशन यहाँ रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एन R&D कंपनी एंड फ्यूचर बेनिफिट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द बैलेंस शीट अपेरेंटली।
अपेरेंटली बैलेंस शीट के ऊपर ये फ्यूचर बेनिफिट्स नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें एसिड बेस्ड वैल्यूएशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना अगर आप डेटा देखें तो बिल्कुल एसिड बेस्ड का भी तरीका समझ आता है। डेटा को देखते हुए अंदाजा हो सकता है कि एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है बहरहाल हमारे लिए। इट्स नॉट रेलिवेंट। R&D कंपनी है, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही है उस प्रोडक्ट के फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटी है, वो फ्यूचर कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटी है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। दैट इज वाई वी वुड से कि यार एसिड बेस्ड वैल्यूएशन यहाँ नहीं अप्लाई होगी। सर अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर या इश्यूज के ऊपर। इन्होंने यही बोली थी लैंग्वेज यहाँ पे। हाँ, इशू, इवेल्युएट द इश्यूज। हाँ भाई, क्या मसले लग रहे हैं भाई? बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्शंस हैं और आपने ग्रोथ फॉर लाइफ टाइम ले ली है। ग्रोथ रेट फॉर लाइफ टाइम ले ली है, प्लस ये भी नहीं बताया कि कॉस्ट में इंटरेस्ट शामिल है या नहीं। इवन टेल इफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट और नॉट। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, सॉरी। डज नॉट इवन टेल इफ इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट और नॉट। अगर इंटरेस्ट इसका पार्ट नहीं है तो डेट हम, इंटरेस्ट ऑलरेडी इसका पार्ट है तो हम डेट माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना। डेट की ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ होता तो फिर इस वैल्यू में से डेट माइनस होता। अगर इंटरेस्ट माइनस ऑलरेडी हुआ हुआ है तो फिर ये कंपनी की वैल्यू है, ये कैश फ्लोस टू द, यानी इक्विटी है, फर्म नहीं। अगर इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ तो कैश फ्लोस टू द फर्म है, फिर आप डेट माइनस करते हैं। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड यानी माइनस नहीं हुआ हुआ होता तो हमारे पास कैश फ्लोस टू द फर्म आते, फिर आप डेट माइनस करते। लेकिन अगर इंक्लूड हुआ हुआ है, ऑलरेडी नेट हुआ हुआ है, ये नेट प्रॉफिट है, बॉटम प्रॉफिट है, तो फिर ये कैश फ्लोस टू द इक्विटी है और फिर आप यहाँ पे डेट को माइनस नहीं करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे अजम्पशन ये ली हुई है, right now we have assumed that interest is included in the cost, hence debt is not deducted। प्लस आपने कोई फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया जो आगे जाके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम आता। कोई आपने एस्टिमेट नहीं किया कि जी कस्टमर्स क्या होंगे, कब वो क्या होगा। बस बहुत ही ब्लैंकेट, बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही ज्यादा वेग एस्टिमेट है, ठीक है ना। टू वेग एंड जनरल एस्टिमेट्स। फिर एक और चीज देखो, ये बाकायदा दो इन्वर्टेड कॉमा बने हुए सिमिलर के ऊपर। आपने जो पीई रेशो है वो सिमिलर कंपनी का उठाया है, नॉट सेम। सिमिलर बिजनेस एंड नॉट सेम। सर इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स टेक्नोलॉजी मीन्स नॉट अ टेक्नोलॉजी बिजनेस। आपने कोई पिज्जा पे रिसर्च करने वाली कंपनी का मल्टीपल उठा लिया होगा, मैं कैसे, मुझे क्या पता। ये जो रिसर्च कर रही है वो टेक्नोलॉजी बिजनेस के ऊपर कर रही है, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज मैं कोई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ले आऊँ, मुझे मल्टीपल पिज्जा की रिसर्च कंपनी से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तेजी से फैलता है और महंगा बिकता है कंपेरेटिवली। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में उसके यूज केसेस होते हैं, टेक्नोलॉजी स्केल बहुत तेजी से करती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग पी रेशो के केस में सिमिलर बिजनेस नहीं है, सेम यानी सेम बिजनेस नहीं है, सिमिलर आपने उठा लिया है। और इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी बिजनेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, आप कोई और बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल पी रेशो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। 10,000 आपने एस्टिमेट भी आपने इतना वेग दिया, कंपनी की वैल्यूएशन निकालने की बात कर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं बताया। आपने बहुत ही ज्यादा वेग नंबर्स दे दिए। एक ग्रोथ रेट लिया आपने, बोला सारी जिंदगी इसी पे ग्रोथ होती रहेगी, ऐसा थोड़ी होता है। आगे जाके विद द मेच्योरिटी ऑफ द कंपनी ग्रोथ डिक्लाइंस। विद द
maturity of the company the growth normalizes। ग्रोथ जो है वो आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है, सिचुएशन नॉर्मल पे आ जाती है, नॉर्मल तरीके से जो है वो काम हो रहा होता है, कंपनी की मेच्योरिटी के साथ ग्रोथ नीचे आ जाती है। तो कहने का मकसद बहुत ही वेग और जनरल आपने एस्टिमेट दे दिया है यहाँ पर। तरीके से आप एक एस्टिमेट देते, तरीके का एक नंबर देते, उस हिसाब से जो है वो उसको सॉल्व किया जाता, कैलकुलेट किया जाता है। डिटेल्ड कैलकुलेशन होती नहीं, कुछ भी नहीं है। दो नंबर्स हैं, वैल्यू निकाल दो। पी मल्टीपल किसका उठा लिया, सिमिलर कंपनी का। ये अच्छी वैल्यूएशन नहीं हो सकता, आपको इसके ऊपर बायर नहीं मिलेगा। पार्ट बी, कंपेयर द टू proposed methods फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द मीथेन एक्सट्रैक्शन डिविजन। हाँ जी, कौन सा मेथड आपको समझ में आता है? एनीवन? कंपैरिजन। एक है हमारे पास मैनेजमेंट बाय आउट, और दूसरा है हमारे पास डीमर्जर प्राइवेट सेल। ठीक है, डीमर्जर एंड प्राइवेट सेल। सर एमबीओ की अगर हम बात करें ना, तो मैनेजमेंट ऑलरेडी नोज द बिजनेस। ठीक है, मैनेजमेंट को बिजनेस पता है। ले ऑफ्स विल बी लेस एज टीम्स ऑलरेडी नो ईच अदर। एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, ले ऑफ्स कम से कम होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट को बिजनेस पता है, एक्सपर्टीज है उनके पास, और आराम से इस बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन 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 सर, दे डोंट हैव मनी, एंड बाय लेंडिंग DFF is already taking a risk on them. If they fail, the money will be lost, ऐसे जाया हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव आएगा, ऐसे लोग आएंगे, ये टेक्निकल साइड जानते हैं। इधर आप उसको थोड़ा सा बिजनेस कर दो, टेक्निकलिटी, टेक्निकल, इनको टेक्निकलिटी पता है। वो जो कह रहे थे ना, इंजीनियर है सारे के सारे। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। यहां पर आप एक लॉन्ग इवेल्युएशन से गुजरेंगे, HR ऑडिट एक्सेट्रा, कि भाई बंदे केपेबल है नहीं है, जजमेंट गलत हो सकती है, आप रिस्क लेंगे। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का लोग यहाँ पे आ सकते हैं, आपको क्विक मनी मिल जाएगा। विल बी रिसीव्ड। जो इंटर कंपनी लोन है, दैट विल ऑल्सो बी पेड। अब ये यहाँ पे कहता है भाई आप दोनों को कंपेयर करें, और कंपेयर करके बताएं, रेकमेंड करें, रेकमेंड कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए। हाँ जी, अब ये इवैल्यूएशन तो कर दी मैंने आपके सामने। बताओ, आपके अब्बा का, दादा का, परदादा का, नानी का, नाना का, परनाना का बिजनेस होता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैनेजमेंट को बेचते, उनको लोन देते, उनके ऊपर बेट लेते HR ऑडिट कराने के बाद, या किसी और बंदे को बेच के पैसे अपने खुले करके रिस्क से फारिग हो जाते। हाँ जी, सारे लोग जवाब देंगे यार। बिल्कुल सही है सर। नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं ये, इनके ऊपर रिस्क लेने वाली बात है। रिस्क इज टू हाई। हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी?
रिकमेंडेशन टू सेल टू द आउटसाइडर। आप आउटसाइडर को बेच दें सबसे अच्छा है। आउटसाइडर को बेचने की रिकमेंडेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतर है। आराम से इजी काम करें और सामने वाले को बेच दें, अपने पैसे खुले करें। उनको इस मैनेजमेंट को रखना है वो रख लेंगे, सही है। या अगर इनको ही बेचना है, मैनेजमेंट बाय आउट ही करना है, तो मैनेजमेंट बाय आउट वालों को बोलो कि भाई जाके कहीं से पैसे लेके आए, हम रिस्क नहीं ले सकते आपके। वो पैसे ले आते हैं, कोई इन्वेस्टर रेस कर ले, और ऐसा होता है। यूनिलीवर ने जब डाल्डा का बिजनेस डीमर्ज किया था और डाल्डा सेल किया था, तो डाल्डा का मैनेजमेंट बाय आउट हुआ था। लेकिन डाल्डा में जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने जेब से पैसे नहीं भरे थे, वो सेठों को लेके आए थे। उनमें एक बड़ा मशहूर सेठ बशीर जान मोहम्मद है कराची का, जो एडिबल घी का बड़ा जो है वो काम करता है बंदा। उसको वो लेकर आए, उसने 51% शेयर होल्डिंग ओन की है और खरीद लिया इन्होंने। और जो मैनेजमेंट थी वही डाल्डा चला रही है, आज तक चला रही है। समद साहब जो उस वक्त थे, गालिबन सीएफओ थे शायद, वो आज भी कंपनी के बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं और चला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैनेजमेंट बाय आउट अगर हो रहा है तो आप अपने पैसे क्यों फंसा रहे हैं भाई? उनको अगर करना है बिजनेस तो पैसे लेके आए कहीं से। हम यहाँ पे बिजनेस को जो है वो नहीं फंसा सकते, सही है। हाँ जी। आखिर में कहते हैं एक्सप्लेन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज फेसिंग डीएफएफ एंड रिकमेंड हाउ दे शुड बी एड्रेस्ड। हाँ जी। सर, प्रोडक्ट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपके स्टाफ को ख़तरा हो सकता है। आप उनके लिए सिक्योरिटी लगाएं, पॉलिसीज़ लगाएं, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए काम करने की कोशिश करें। वो सोसाइटी जो नियर बाय सोसाइटी है रिलाइज ऑन द कंपनी फॉर एम्प्लॉयमेंट। रिलाइज ऑन द कंपनी फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो कंपनी शुड वर्क फॉर देयर वेलनेस, वेलबींग, इन्वेस्ट फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है। जो पोल्यूशन प्लस ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। अब तुम टेक्निकल आदमी नहीं हो, तुम बता नहीं सकते कैसे रिड्यूस होगा, तो मेजर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई आप काम ऐसा करें कि इसका जो है वो ये पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आ रही है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। और ऑलरेडी कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है फॉर द मीथेन प्योरिफिकेशन। Initiative for methane purification is already an evidence of it। ये ऑलरेडी इसका एक बड़ा एविडेंस है कि कंपनी इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर रही है, उसको देख रही है। तो अपने ऑपरेशंस को इस तरह से लेकर आए, इस तरीके की चीज़ें वहां पर करें कि बहरहाल मसला ना हो। प्लस ऑन जॉब सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि वर्कर को नुकसान ना हो। फॉर वर्कर्स की सिक्योरिटी, वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। और भारत कंपनी को ये काम करने की ज़रूरत है। तो ये तीन चार बातें आप सीएसआर के अंदर लिख सकते हैं। ऑपरेशंस को इम्प्रूव करें, जितना ज़्यादा माइनिंग के प्रोसेस के अंदर कार्बन एमिशंस कम हो, पोल्यूशन कम हो, उसको मेक श्योर करें। और मेक श्योर करने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी करें। ठीक है। 25 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान सा सवाल है। जो है वो चीज़ें इसके अंदर हमने सारी मुकम्मल कर ली हैं। तीनों सवाल हमारे यहाँ पर जो है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया।